Assalamu alaikum everyone, Dr. Rabia here, and today we will discuss about the structure of a water molecule, acids and bases, and the pH. First of all, structure of a water molecule. अब वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इरेगुलर स्क्वीड टेट्राहेड्रॉन होता है जिसके सेंटर में जो है वो ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, यानी एक 4 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में ऑक्सीजन है और उसके जो 4 में से बाकी जो रिमेनिंग 2 कॉर्नर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं बाय द हाइड्रोजन एटम एंड द अदर 2 बाय द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का मेंटेन होता है। द 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन, यानी बता दिया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के चारों कॉर्नर्स 2 हाइड्रोजन एटम से ऑक्यूपाई किए जाएंगे एंड द अदर 2 बाय द अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन। अब जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स वो होता है 109.5 डिग्रीज, बट इन केस ऑफ द वाटर इट इज़ रिड्यूस टू 105 डिग्रीज। यानी ये जो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, एक रिपेल कर देंगे हाइड्रोजन को और इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है नॉर्मल टेट्राहेड्रल शेप का 109 से रिड्यूस हो जाता है टू 105। सेम केस अमोनिया भी जो है वो एक टेट्राहेड्रल शेप्ड होता है और उसके जो एंगल है बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स वो 107 डिग्री है। ये टेट्राहेड्रल शेप की बात हो गई। अब हम करते हैं कि वाटर जो है वो एक डाइपोल स्ट्रक्चर है। अब डाइपोल स्ट्रक्चर वो होता है डाइपोल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें 2 पोल्स बन जाते हैं, ठीक है, कि जो एक पोल एक साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो 2 पोल्स अपीयर हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विद द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स स्ट्रक्चर। इस तरह से है कि ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये समझ लें ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है। द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, लिविंग them with the partial positive charge, while its 2 unshared pair of electron constitute a region of negative charge। यही अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि उस पर नेगेटिव चार्ज कर रहा है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो बॉन्डिंग के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द हाइड्रोजन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम, ये ज़्यादा जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। यानी अगर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया हुआ है और एक जो है वो ऑक्सीजन से आया हुआ है, ये सेंटर में नहीं रहता, इक्वली शेयरिंग नहीं होती। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जो है ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, एक तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर होंगे क्लोज टू द ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो आपके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से 2 पोल्स अपीयर हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल है वाटर मॉलिक्यूल और इसके साथ साथ इसका जो है वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब हम कूलम्स लॉ ने हमें बताया था कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि जिस मीडियम के अंदर उस टाइम पे वो चार्जेस पड़े हुए हैं उस मीडियम का जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज़ 1, for hexane it is 1.9, ethanol 24.3 and water के लिए it is maximum 78.5। यानी अगर कोई से भी 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो एक वाटर जो है वो एज अ मीडियम है
और उस मीडियम के अंदर पड़े हुए हैं, तो इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 78.5 होगा। Water therefore greatly decreases the force of attraction between the charged and polar species relative to water-free environment with the lower dielectric constant। ठीक है कि इसी वजह से जो है वाटर क्या करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है एज कम्पेयर टू वाटर फ्री एनवायरनमेंट विद द लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, दो पोल्स अपीयर हो जाते हैं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, वाटर जो है वो क्या करता है, उसके पास ज़्यादा एबिलिटी हो जाती है या वो ज़्यादा चीज़ों को लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द चार्ज्ड कंपाउंड्स को डिज़ोल्व कर सकता है। इसी वजह से हम एक लाइन यूज़ करते हैं, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट इज़ वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है कि अनशील्डेड हाइड्रोजन न्यूक्लियस कोवेलेंटली बाउंड टू एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑक्सीजन or the nitrogen atom can interact with the unshared electron pair or another oxygen or nitrogen atom to form the hydrogen bond। ये जो आपको डॉटेड लाइन अपीयर हो रही है, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या है कि ये हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी के साथ अगर आप ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पे नाइट्रोजन ले आएँ या फ्लोरीन ले आएँ, ठीक है, विच आर ऑल दीज थ्री एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ जो है वो इंटरेक्शन बनाता है, तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है कि किस तरह से कि एक अनशील्डेड हाइड्रोजन एटम जो है which is covalently bound to an electron withdrawing oxygen or nitrogen atom can interact with the unshared electron pair of another oxygen or nitrogen। कि इसका जो है वो अनशील्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट किया जा रहा है बाय द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसके ऊपर जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो इंटरेक्शन बनेगा डॉटेड लाइन से जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन बोथ ऑफ दीज फीचर्स, यानी वो हाइड्रोजन डोनेटिंग के तौर पे भी काम करेगा और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करेगा। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर्स द सेल्फ एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑर्डर्ड एरेज। ठीक है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन डोनर के तौर पे भी काम करेगा और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर सच एज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हाई विस्कोसिटी, यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हाई विस्कोसिटी को अफेक्ट करेगी, सरफेस टेंशन को एंड बॉइलिंग वाटर को। ये अब हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई हुई है कि ये अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, एथेनॉल है और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सेम केस विद द सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, इसका जो डबल बॉन्ड ओ है ये इंटरैक्ट कर रहा है विद द अमाइनो ग्रुप NH ग्रुप। अब एक ऑन एन एवरेज ईच मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड वाटर, एक वाटर की कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट। वाटर का एक मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 3.5 विद अदर मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पे दिखाया गया। अगर हम इसको जो है वो एज एन सेंटर मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो हमारे पास इस H2O की बॉन्डिंग जो है वो 4 एट अ टाइम डिफरेंट से बन रही है। एक ये मॉलिक्यूल है वाटर का, एक ये मॉलिक्यूल है वाटर का, एक ये है और इस तरह से एक ये है। तो लिक्विड स्टेट के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। These hydrogen bonds are relatively weak
एंड ट्रांजिएंट, यानी ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं और उनकी हाफ लाइफ जो है वो 1 माइक्रोसेकंड के इक्विवेलेंट होती है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगेन लिक्विड स्टेट के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स? ओनली 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, विच इज़ लेस देन 5% ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर होगा दैन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और कितना सिर्फ 5% कम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम, ये 5% किससे कम होगी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से। So hydrogen bonding enable the water to dissolve many of the organic biomolecules that contain the functional group having hydrogen atom to participate in hydrogen bonding। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो बहुत सारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, पर्टिकुलरली वो बायोमोलिक्यूल्स जिनके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो हाइड्रोजन एटम को कंटेन किए हुए होंगे ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप या अमाइड ग्रुप। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दैट सर्व एज एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर। Alcohols and amines can serve both as hydrogen acceptor and a donor of unshielded hydrogen of an unshielded hydrogen atoms for formation of hydrogen bonds। के ये तो वो ग्रुप्स थे जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर काम कर रहे थे, एंड एल्कोहल्स एंड अमाइन ग्रुप्स वो हैं जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन डोनर दोनों के तौर पर काम करते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स फोल्ड टू पोजीशन पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, मीन्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के रीजन्स होते हैं। वाटर लविंग रीजन भी होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर और वाटर हेटिंग भी होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं ये इस तरह से फोल्ड बनाती हैं, अपने 3D स्ट्रक्चर को इस तरह से मेंटेन करती हैं कि इनके वो वाले अमाइनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो कोर में चले जाते हैं। आप एक रिंग को कंसीडर करें या एक सर्कल को कंसीडर करें तो उस सर्कल का जो इनर सरफेस होगी वो ये अब आपकी एक रिंग है, ठीक है, इसका जो कोर बनेगा, जो इंटीरियर बनेगा, इंटरनल सरफेस बनेगी, वो उन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होगी जिन अमाइनो एसिड्स के पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होंगी, वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हो सके। सेम केस आपकी इस इंटरनल लेयर की वो वाली सरफेस जो साइटोप्लाज्म को फेस करी होगी, अगेन उसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होंगे। सो प्रोटीन की वो सरफेसेस जिनका कांटेक्ट होगा विद द वाटर आइदर आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल, वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होंगे, और प्रोटीन का कोर जो कि इंटरैक्ट नहीं करेगा विद द साइटोप्लाज्म और आउटसाइड एनवायरनमेंट, वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होंगे। सेम पैटर्न हमारे पास लिपिड बाइलेयर के साथ आता है। लिपिड बाइलेयर में जो हमारे पास चार्ज्ड पोलर हेड होगा वो फेस कर रहा होगा टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसी तरह से जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगी वो क्या होंगी, वो एक दूसरे को फेस करी होंगी, उनका वाटर के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने लिपिड बाइलेयर की एग्जांपल देखी थी कि उसकी आउटर और इनर सरफेस जो होगी वो हेड से मिलकर बनी हुई है विच इज़ अ हाइड्रोफिलिक, और इंटरनल जो उसका पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है। सो दिस पैटर्न मैक्सिमाइजेज द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जेटिकली फेवरेबल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द पोलर ग्रुप ऑन द बायोमोलिक्यूल एंड द वाटर। इस तरह की प्रोटीन की या लिपिड की अरेंजमेंट, ठीक है, वो क्या करती है, फेवर करती है चार्ज डाइपोल इंटरेक्शन को, डाइपोल इंटरेक्शन को या हाइड्रोजन बॉन्ड को बिटवीन द बायोमोलिक्यूल एंड द वाटर।
It also minimizes the unfavorable contact between the water and hydrophobic interaction. Next is hydrophobic interactions. Hydrophobic interactions क्या हैं? Refers to the tendency of non-polar compounds to self-dissociate in an aqueous environment. कि जो non-polar कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर किसी किस्म के चार्जेस अपीयर नहीं होते, वो सेल्फ एसोसिएट कर जाते हैं एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर, वाटर के अंदर. दिस सेल्फ एसोसिएशन इज ड्रिवन नाइदर बाय द म्यूचुअल अट्रैक्शन नोर बाय व्हाट आर समटाइम्स इनकरेक्टली रेफर्ड एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स. ठीक है, कि ये जो सेल्फ एसोसिएशन है ये ना सिर्फ म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से होती है, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से भी नहीं होती और ना ही हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की वजह से होती है. सेल्फ एसोसिएशन अराइजेस फ्रॉम द नीड टू मिनिमाइज the unfavorable interaction between the non-polar groups and the water molecule. कि जो नॉन पोलर ग्रुप्स होंगे और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं. While the hydrogens of non-polar groups such as the methylene group of hydrocarbons do not form the hydrogen bond, they do affect the structure of water that surround them. कि कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो नॉन पोलर ग्रुप के हाइड्रोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते. सो द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजेसेंट टू हाइड्रोफोबिक ग्रुप आर रिस्ट्रिक्टेड इन द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन. ठीक है, दैट परमिट देम टू पार्टिसिपेट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जेटिकली फेवरेबल हाइड्रोजन बॉन्ड. कि इन सच टाइप ऑफ कंडीशन जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन तो अवेलेबल है बट वो किस तरह के मॉलिक्यूल के पास है? नॉन पोलर ग्रुप के पास है. तो इस तरह से वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा. सो हाइड्रोफोबिक ग्रुप के पास पड़े हुए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और इस वजह से क्या हो जाएगी? दिस type of orientation permit them to participate in the maximum number of energetically favorable hydrogen bonds. The maximum formation of multiple hydrogen bonds can be maintained only by increasing the order of adjacent water molecules with a corresponding decrease in entropy. कि इस तरह से जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो फिर हमारे पास किस तरह से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेंटेन किए जाएंगे? बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल्स. कि आप पास पड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल के नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन मैक्सिमल होना शुरू हो जाएगी. सो ये क्या करता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है, जिसका क्या है कि हमारे पास क्या होगी? फ्री एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोकार्बन वाटर मिक्सचर इज द फंक्शन ऑफ बोथ द मैक्सिमल एंथैल्पी एंड द मिनिमम एंट्रोपी. Non-polar molecules tend to form the droplets with the minimal exposed surface area, reducing the number of water molecule affected. ठीक है, वो अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? दे टेंड टू फॉर्म द ड्रॉपलेट्स. अब ड्रॉपलेट की वजह से क्या हो जाएगा? उनका सरफेस एरिया जो एक्सपोज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरह से रिड्यूस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अफेक्टेड होंगे. So, the aqueous environment of the living cell, the hydrophobic portion of the biopolymers tend to be buried inside the structure of a molecule or within the lipid bilayer, minimizing the contact with the water. कि अगेन वही वाली बात कि हमारे पास वो वाले सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर या लिपिड के अंदर वो पोर्शन जो कि हाइड्रोफोबिक होगा उसका मिनिमल कांटेक्ट होगा विद द वाटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, वो इंटरेक्शंस जो बिटवीन द चार्ज्ड ग्रुप्स के बीच में होगा. बायोमोलिक्यूल्स के जो चार्ज्ड ग्रुप होंगे उनके बीच में जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं. Electrostatic interactions between the oppositely charged groups within or between the biomolecules are termed as the salt bridges. इनको हम salt bridges कहते हैं. ये क्या होते हैं? These are comparable in strength to hydrogen bonds. यानी अगर हम strength की बात करें तो ये to some extent hydrogen bond की जितने जो है स्ट्रेंथ होती है इनके पास, बट दे एक्ट ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस. बट इनका क्या है कि ये एक्ट करते हैं ज़्यादा दूर दूर तक.
over large distances, so often facilitate the binding of charged molecules and ions into the proteins and nucleic acids. Next is van der Waals forces. The van der Waals forces ये सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शन हैं जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अवेलेबल होंगे बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर चार्ज्ड ग्रुप्स. Van der Waals forces arise from the attractions between the transient dipoles generated by the rapid movement of electrons on all neutron atoms. कि van der Waals forces जो हैं वो हमारे पास वो ट्रांसिएंट फोर्सेस हैं जो ट्रांसिएंट डाइपोल्स बनते हैं उनके बीच में जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम van der Waals forces बोलते हैं. ये वीकर होती हैं दैन द हाइड्रोजन बॉन्ड बट दे पोटेंशियली एक्सट्रीमली न्यूमेरियस, यानी ये एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं बट इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के रिलेटिव कम होती है. और ये क्या करती हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे एक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल 2 to 4 एंगस्ट्रॉम ओनली. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल वो हमारे पास स्पीशीज होंगी जो न्यूक्लियस लविंग होंगी एंड इलेक्ट्रॉन फाइल वो होंगी जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी. यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल होगी और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाली स्पीशी जो होगी वो न्यूक्लियोफाइल होगी. Nucleophiles and electrophiles do not necessarily possess a formal negative and positive charges. ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल के इट सेल्फ ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये एक ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम पढ़ते आए हैं. तो इट डजेंट मीन कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बेयर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो इट एक्ट एज एन एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल. वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है बिकॉज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हुए हैं. बाकी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उसमें कौन कौन सी है, फॉस्फेट का ऑक्सीजन एटम, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सल्फर ऑफ थायोल्स, नाइट्रोजन ऑफ अमाइंस एंड द इमिजाडोल रिंग ऑफ द हिस्टेरिन. ये सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पड़े हुए न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जांपल हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो कॉमन जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो हमारे पास कार्बोनाइल, कार्बन ऑफ द अमाइड, एस्टर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड द फॉस्फोरस एटम ऑफ द फॉस्फोएस्टर्स. ये अब हमारे पास इंटरेक्शन बताया हुआ है न्यूक्लियोफाइल का कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करते हैं और इस तरह से दो क्लोजिंग स्पीशीज के बीच में बॉन्ड बन जाता है. OH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर अमाइनो एसिड, ये दोनों क्या करेंगे जो है इंटरैक्ट करेंगे और इन दोनों के बॉन्ड बनाने के रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज होगा और इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा. न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय वाटर जनरली रिजल्ट्स इन द क्लीवेज ऑफ अमाइड, ग्लाइकोसाइड और एस्टर बॉन्ड्स दैट होल्ड द बायोपॉलीमर्स टुगेदर. कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वाटर की प्रेजेंस में तो फिर जो हमारे पास मोस्टली अमाइड बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, ये जो भी पीछे हमने पढ़ा ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड. वाटर की प्रेजेंस में जब अमाइड बॉन्ड बन रहा था तो उसने वाटर रिलीज़ किया था और इसकी वाटर की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगा, तो फिर हमारे पास वाटर जो है वो यूज़ होगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड. सो दिस इज टर्म्ड एज हाइड्रोलाइसिस, के वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड की ब्रेकेज जो है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाती है. ऑन द अदर हैंड जब मोनोमर्स यूनाइट करते हैं to form the bipolymers such as the proteins or the glycogen molecule, the water is the byproduct. ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि दो अमाइनो एसिड्स, दो मोनोमर्स मिलकर एक जो है वो डाईपेप्टाइड बना रहे थे. एक पेप्टाइड और दूसरे पेप्टाइड मिलकर हमने क्या बना दिया, एक डाईपेप्टाइड बना दिया जिसके अंदर सिंगल अमाइड जो है वो बॉन्ड बना हुआ है. तो दो जब स्मॉलर यूनिट मिल रहे थे तो वाटर रिलीज हो रहा था और अगेन जब इस डाईपेप्टाइड को ब्रेक करना है तो वाटर की प्रेजेंस में ये हमारे पास ब्रेक होगा. सो दिस इज हाइड्रोलाइसिस. नेक्स्ट इज एसिड्स एंड बेसिस.
एसिड्स हमारे पास प्रोटॉन डोनर्स के तौर पर काम करती हैं, यानी वो स्पीशीज जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगी वो एसिड्स कहलाएंगी, और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो बेसिस होती हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू एनाइंस एंड कैटाइंस, यानी कम्प्लीटली वो अपने अंदर पड़े हुए हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देते हैं। एसिड वही है जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड को या HCl को डिसोसिएट करेंगे तो ये कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन दे देगा, और इस तरह से ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ऑन द अदर हैंड वीक एसिड्स हमारे पास वो होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। प्रोटॉन्स अब वो थे जो प्रोटॉन बेसिस वो थी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं, सिमिलरली द स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो क्या होंगी कि कम्प्लीटली हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिसोसिएट कर देंगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देंगी, जबकि वीक बेसिस वो होंगी जो पार्शली हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को जो है वो डोनेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑन द अदर हैंड वीक बेसिस की एग्जांपल जो है वो हमारे पास CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मैनी बायोकेमिकल्स आर द वीक एसिड्स। Exceptions include the phosphorylated intermediates whose phosphoryl group contains two dissociable protons, the first of which is strongly acidic। ठीक है कि बॉडी के अंदर हमारे पास सारे जो हैं वो वीक एसिड्स हैं जो पार्शली डिसोसिएट होंगे, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। एक्सेप्शन है हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप, जिसमें फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो 2 डिसोसिएबल प्रोटॉन, उसके पास 2 जो हैं वो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है, बट वो क्या है जिनमें से पहला जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, यानी पहला जो प्रोटॉन ग्रुप होगा वो इमीडिएटली दे देता है। नेक्स्ट इज पीएच। पीएच जो है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस ऑफ 10। ये एक टाइप ऑफ लॉग है जिसकी हम बेस 10 लेंगे और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? पीएच आएगा। पीएच को हम एक्सप्रेस करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन द मोल्स पर लीटर। दिस इज द इक्वेशन, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस ऑफ 10। ये जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी वो, या फिर हम अगर इसका नेगेटिव साइन नहीं लिखना चाहते तो पीएच इज इक्वल्स टू log into 1 over हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, ये डोनेट करती हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। प्योर वाटर या फिर न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगी पीएच की वो क्या होगी? 7 pH। प्योर वाटर की पीएच क्या होगी? 7 pH होगी। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि इट कैन बी रिटन द इंडेक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज द पावर ऑफ 10, कि इस वैल्यू को हम 10 की पावर लिख सकते हैं, ठीक है, ओमिटिंग द नेगेटिव साइन ऑफ द टर्म। जब हमने इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है तो फिर हम इसको 10 की पावर लिख के जो है वो ओमिट कर देंगे नेगेटिव साइन को। पीएच स्केल जो है वो रेंज करता है 0 to 14। 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है, और जो 7 से नीचे होगा यानी 0 की तरफ जा रहा होगा वो हाईली एसिडिक होगा, और जो 7 से ऊपर 14 की तरफ जा रहा होगा वो हमारे पास हाईली एल्कलाइन या बेसिक होगा। राइज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज द पीएच। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी पीएच ड्रॉप होती रहेगी, यानी पीएच एसिडिटी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जब पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो फॉल होगी तो फिर जो पीएच है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज़ हो या फॉल हो, यानी चेंज अगर पीएच के अंदर 1 टाइम आ रहा है तो फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंज होगा वो 10 फोल्ड होगा। यानी अगर आप एसिडिक को 3 से 4 लेकर जा रहे हो तो 1 फोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है इन द पीएच, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में 10 फोल्ड इंक्रीज़ होगा।
नेक्स्ट इज हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन। इसमें क्या है कि जो वीक एसिड है वो आयोनाइज होता है इन द फॉलोइंग फॉर्म के ये HA एक जनरल सा एसिड लिया हुआ है, ये डिसोसिएट हो गया इनटू द प्रोटॉन स्पीशीज, ठीक है, एंड कॉन्जुगेट बेस। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करिए, इसमें हमने लिख दिया, और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट आ गया। इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इतना सा देख लिया कि किस तरह से ये आया है, ठीक है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे ओवर के नीचे आपका जो भी था यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो के वाली साइड पे आ जाएंगे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और इस तरह से दूसरी साइड की इक्वेशन की जो दूसरी साइड है वो इस साइड पे आ गई। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ये यहीं पड़ा रहेगा, इसको उठा के क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यही निचले स्टेप में सारा काम किया गया। अब हमने लॉग ले लेना है दोनों साइड्स के ऊपर, लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग HA ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A-। दोनों साइड्स का साइन चेंज करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया, तो इट मीन्स हम यहाँ पे pH लिख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ K आ गया, तो यहाँ पे हम PK लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया नेगेटिव लॉग इंटू HA। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इस वजह से यानी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव लॉग है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इस तरह से नेगेटिव लॉग आपका जो है वो, और इसको रिवर्स कर देंगे, A- ऊपर चला जाएगा, और जो रिएक्टेंट था एसिड HA जनरल एसिड का जो फॉर्मूला था वो आपका नीचे आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन pH इज इक्वल्स टू PK प्लस लॉग इंटू A- की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे है कि ये जो टर्म एसिडिक या अल्कलाइन है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होती, ये रिलेटिव होती हैं। यानी अगर एक ही हम दो चीज़ों की बात करें जो कि दोनों एसिडिक हैं तो हम ये कहेंगे कि सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे यहाँ पे उन्होंने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 3 एंड 4.5, इसमें से 3 वाला जो सॉल्यूशन होगा वो हाईली एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर सॉल्यूशन हैविंग द pH 4.5। सो हम रिलेटिव यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द pH। pH जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि जो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं इन देयर ऑप्टिमल pH। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी pH एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक होती है 1.2। सो इस pH के ऊपर गैस्ट्रिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रिक pH एंड ऑप्टिमल pH ऑफ द प्रोटीन्स। आइसो इलेक्ट्रिक pH के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स हैं वो ज्विटर आयन के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अपीयर होते हैं। इस तरह से जो आपकी pH है वो इस ज्विटर आयन के मैग्नीट्यूड को ऑल्टर कर सकती है और उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। So pH considerably affects the formation and maintenance of ionic and hydrogen bonds in a protein molecule। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तो ही जो है वो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगी। सो इस 3D स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए दीज बॉन्ड्स आर एसेंशियल, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये pH की चेंज होने से चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज pH एंड गिब्स डॉनन इफेक्ट। अब ये होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल pH है बॉडी की 7.4, ये क्या करती है, इस pH के ऊपर बॉडी की प्रोटीन्स जो हैं वो एनाइन के तौर पर एक्ट करती हैं। क्योंकि ये लार्जर प्रोटीन एनाइंस हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इस वजह से जो डिफ्यूजिबल स्मॉलर कैटाइंस और एनाइंस हैं उनकी मूवमेंट इस तरह से होती है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपकी चार्ज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दिस इज कॉल्ड गिब्स डॉनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। सो pH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस इफेक्ट। आयनिक स्टेट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स लिपिड्स। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं या लिपिड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं
आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर आइदर एज केटाइन और एनाइन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। फॉर एग्जांपल द पीएच 7 के ऊपर जो हमारे पास लाइसाइल फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल है टाइप ऑफ लिपिड, वो बेयर करता है नेगेटिव चार्ज, एंड द गैंग्लियोसाइड विच इज़ ऑल्सो एन लिपिड carry the negative charge. By influencing the electrical charges of the polar head groups of the membrane lipid, pH influences the membrane structure. ठीक है कि जब pH चेंज होगी तो इन पोलर हेड के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।